मेरे साथियों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल कहाँ तक किया था कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे हम स्थिर वैद्युत की, वहाँ पर हमने सीख लिया था वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, और वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़ लिए थे, धन आवेश, ऋण आवेश और सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। इतना कंप्लीट कर लिया था। और हमने हेडिंग जो लगाई थी कौन सी थी, वैद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। तो वैद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ हम पढ़ेंगे आज। तो वैद्युत आवेश करने की वैद्युत आवेश प्राप्त वो वैद्युत आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहली घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा आवेशन, तीसरी प्रेरणा द्वारा आवेशन। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली विधि कौन सी होती है, घर्षण द्वारा आवेशन। वैद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, ये हमारी हेडिंग थी। इसमें 3 विधियाँ हैं। पहली पढ़ेंगे हम घर्षण द्वारा आवेशन। दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है मेरे साथियों, घर्षण द्वारा आवेशन में 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ने पर एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धन आवेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया घर्षण कहलाती है। इसको लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धन आवेशित हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धन आवेशित हो जाती है। तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। ये हमारी घर्षण की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। और दोस्तों, ये भी हमने पढ़ा था कि जो धन आवेशित वस्तुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जो ऋण आवेशित वस्तुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएंगे और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धन आवेशित हो जाती है, मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, अर्थात उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इतना लिख लेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद में हम दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे। आवेश उत्पन्न करने की दूसरी विधि हमारे पास कौन सी है, चालन द्वारा आवेशन। इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम चालन द्वारा आवेशन पढ़ें।
तो दोस्तों दूसरी विधि हमारे पास है आवेश उत्पन्न करने की दूसरी विधि, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में दोस्तों क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु, एक ऐसी वस्तु लें जिस पर आवेश है और एक ऐसी वस्तु लें जिस पर आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु, और दोनों को संपर्क में रखें, टच में रखें, तो आवेशों का पुनः वितरण होने लगता है। जिस वस्तु पर आवेश है उसका आवेश दूसरी वस्तु में जाने लगता है और तब तक जाता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर समान आवेश न हो जाए। यह अब जो क्रिया है हमारी चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है और इसमें जो है वस्तुएं जो होती हैं उनका चालन होना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों जैसे देखेंगे कि एक ये वस्तु है हमारी, एक ये वस्तु है, इसको टच में रखा, संपर्क में रखा, सटा करके इस वस्तु पर 10 कूलाम आवेश है, इस वस्तु पर आवेश नहीं है। मान लिया ये आवेशित वस्तु है, 10 कूलाम आवेश है, और ये अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। दोस्तों होगा क्या कि इस वस्तु का आवेश इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। अगर यहाँ पर 10 कूलाम आवेश है तो दोनों में कितना कितना आवेश हो जाएगा दोस्तों, दोनों में कितना कितना आवेश हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 कूलाम और यहाँ पर भी 5 कूलाम आवेश हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि जब एक अनावेशित वस्तु और एक आवेशित वस्तु को संपर्क में रखते हैं और संपर्क में रखने पर दोनों वस्तुओं में आवेशों का पुनः वितरण होने लगता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। और इस प्रक्रिया के लिए दोनों वस्तुओं का चालन होना बहुत आवश्यक है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। इसको नोट करेंगे कि जब, इसमें लिखेंगे जब एक आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु को संपर्क में रखते हैं, को संपर्क में रखते हैं, तब वस्तुओं के मध्य आवेशों का पुनः वितरण होने लगता है, पुनः वितरण होने लगता है और तब तक होता रहता है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए, समान न हो जाए। और इस प्रक्रिया के लिए वस्तुओं का चालन होना बहुत आवश्यक है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो दोस्तों ये क्लियर है, समझा भी दिया है कि जब एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु को संपर्क में रखते हैं तो उसमें आवेशों का पुनः वितरण होने लगता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। और इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं और इस प्रक्रिया में वस्तुओं का चालन होना अत्यंत आवश्यक है।
ये दूसरी विधि कंप्लीट हो गई आवेश उत्पन्न करने की। और जो तीसरी विधि है आवेश उत्पन्न करने की है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, उसको भी पढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे। जो अगली विधि है दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें दोस्तों क्या है कि जब एक अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, एक ऐसी वस्तु लेंगे जिसमें आवेश की मात्रा 0 है, एक अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना टच किए उसमें आवेश उत्पन्न कर देना, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें लिखेंगे कि जब एक अनावेशित वस्तु को, जब एक अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए उस वस्तु में आवेश उत्पन्न कर देने की प्रक्रिया को, या कर देने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। दोस्तों तीनों हेडिंग्स हमने पढ़ ली आवेश उत्पन्न करने की तीनों विधियां। पहली घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा आवेशन और तीसरी प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों को एकदम सलीके से गंभीर तरीके से नोट करके याद कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारी हेडिंग है वो है कि आवेशों के जो मूलभूत गुण होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी तो पढ़े हमने क्या, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, अब हम पढ़ेंगे आवेशों के मूलभूत गुण, उसको पढ़ेंगे। अगली हेडिंग दोस्तों वैद्युत आवेश के, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इसमें पहला दोस्तों क्या है, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता में दोस्तों क्या होता है कि पहले लिखेंगे कि इसमें दोस्तों देखेंगे कि किसी वस्तु का या किसी निकाय पर जो कुल आवेश की मात्रा है, इसको ध्यान से देखेंगे। सॉरी लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि किसी आवेश किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है, ठीक, वह उस निकाय के विभिन्न भागों में रखे आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। माना निकाय n कणों से मिलकर बना है, माना निकाय n कणों से मिलकर बना है, तब निकाय पर उपस्थित कुल आवेश कैसे निकालेंगे दोस्तों। जो Q नेट होगा वो क्या होगा,
कि जो विभिन्न भागों पर रखे हैं वैद्युत आवेश, उन सब को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों देखते हैं हम, यहाँ पर मेरे पास एक किताब है और इस किताब पर यहाँ पर 5 ग्राम की वस्तु रख दी, यहाँ पर भी 5 ग्राम की वस्तु रख दी, बहुत सारी वस्तुएं 5-5 ग्राम की इस किताब पे रख दी। और अब हम पूछेंगे कि इस किताब के ऊपर कितने ग्राम का भार है। तो कैसे पता चलेगा, उस सभी द्रव्यमानों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। वैसे ही कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम है, इस यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। तो हम निकाय का कुल आवेश कैसे फाइंड करेंगे, निकाय के अलग अलग बिंदुओं पर जो आवेश की मात्रा रखी हुई है उन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 कर देंगे। n कड़ों से मिलकर बना है, मतलब मेरे पास कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो प्लस Qn तक लिख लेंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया कुल आवेश निकालने, आवेशों की योज्यता का। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो दूसरी हेडिंग आती है आवेशों के मूलभूत गुण में, वो है आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। तो आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों क्या होता है, आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है और किसी निकाय का जो वैद्युत आवेश होता है वो संरक्षित रहता है और इसे ही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बस और कुछ नहीं। इसमें लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। और अर्थात किसी भी निकाय का वैद्युत आवेश, किसी भी निकाय का वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है या वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी निकाय का जो वैद्युत आवेश का मान होगा वो संरक्षित रहता है। यही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में जो तीसरा मूलभूत गुण है वो है आवेशों का क्वांटीकरण, उसको भी पढ़ेंगे। तीसरा जो गुण है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें दोस्तों क्या है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है, किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको भी लिखेंगे। किसी आवेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु पर
उपस्थित आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ Q क्या है दोस्तों? वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश है। N क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है दोस्तों। ये पढ़ लिया कि किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश का कुल मान जो होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। फार्मूला Q बराबर एन ई। Q क्या है दोस्तों? वैद्युत आवेश है, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। तो अगली बार में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और न्यूट्रॉन पर आवेश। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दूसरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश। तीसरा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश। कितना होता है दोस्तों? तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कितना? -1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये ऋणात्मक में होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ऋणात्मक होता है माइनस का। प्रोटॉन पर भी आवेश की मात्रा उतनी ही होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर, बट यहाँ पर धनात्मक में होती है, प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा 0 होती है, न्यूट्रल होता है, 0। इसको लिख लेंगे। उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों पढ़ते हैं हम चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो चालक पढ़ेंगे दोस्तों किसे कहते हैं। चालक, चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश जो होता है वो अच्छी तरह से प्रवाहित हो सके, एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से प्रवाहित हो सके, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जैसे सोना है, लोहा है, तांबा है, इनमें करंट बहुत अच्छी प्रकार से फ्लो होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक, लिखेंगे इसमें, वे पदार्थ जिनमें आवेश बहुत अच्छी प्रकार से प्रवाहित होता है, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों लिखेंगे सोना, तांबा, लोहा आदि। ये हो गया चालक, जिसमें करंट अच्छी तरह से फ्लो हो। दूसरा जो होता है अचालक, उसको पढ़ेंगे।
आचालक। आचालक में दोस्तों क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेश बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल नहीं प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, आचालक कहलाते हैं, आचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश नहीं प्रवाहित होता है वो क्या कहलाते हैं, आचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखेंगे रबर है, कागज है, सूखी लकड़ी है, रबर है, कागज है, सूखी लकड़ी है, इनमें दोस्तों आदि, इनमें क्या होता है, वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अर्धचालक। वो क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश चालकों से कम और आचालकों से ज़्यादा, चालकों में बहुत अच्छी प्रकार से प्रवाहित होता था और आचालकों में बिल्कुल नहीं प्रवाहित होता था। तो अर्धचालक जो होते हैं वो मिड के होते हैं, बीच के, चालकों से कम और आचालकों से ज़्यादा आवेश प्रवाहित होता है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश, जिनमें वैद्युत आवेश चालकों से कम, चालकों से कम, आचालकों से ज़्यादा प्रवाहित होता है, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दो धातुएं लिखेंगे हम, पहली सिलिकॉन, दूसरी जर्मेनियम। पहली सिलिकॉन, दूसरी जर्मेनियम। ये हो गया दोस्तों अर्धचालक, आचालक और चालक, तीनों पढ़ लिए। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कूलाम का नियम, हम उसको कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। कूलाम के नियम से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर ईयर में। कूलाम का नियम एक ऐसा नियम है जो हर चैप्टर में आपका कार्य उसका लगेगा, और ये जो स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर है, आप अगर इसको तैयार कर ले रहे हैं तो आपके अदर चैप्टर जो 12th के हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। अगर आपका चैप्टर, पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हर चैप्टर में मात खाएंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, और जो कूलाम का नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उसको अगली क्लास में कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।